हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं भी IAS पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में। हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्टिंग करेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोन एज को। तो सबसे पहले देखेंगे इतिहास को किन 3 रूपों में विभाजित किया गया। तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से हैं? तो प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो हम इन तीनों को देखने वाले हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या था? तो इसके अंतर्गत इतिहास के उस कालखंड को शामिल किया जाता है जिसके बारे में क्या है, जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे समक्ष केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, और इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास किसी भी प्रकार का साहित्यिक साक्ष्य उपस्थित नहीं है। इस आधार पर प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मानव इतिहास के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पहले तक का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल था जिसमें क्या था, पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन क्या होता है, साहित्यिक साक्ष्य वहाँ पे उपलब्ध नहीं होते हैं। तो वो कौन सा होता है? वो होता है प्रागैतिहासिक काल। सेकेंड कौन सा आ जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है, इसमें उस कालखंड को शामिल किया जाता है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे समझ पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ क्या है, यहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध हो जाते हैं। हम प्रागैतिहासिक में क्या देखते हैं, वहाँ पे साहित्यिक साक्ष्यों का क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन उन साहित्यिक साक्ष्य को क्या हो जाता है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि वहाँ की लिपि कैसी थी, अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इस आधार पर आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति को शामिल किया जाता है। तीसरा देखते हैं हम ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत इतिहास के उस कालखंड को शामिल किया जाता है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे समक्ष साहित्यिक पुरातात्विक दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध हैं। इसमें क्या है, हमारे समक्ष साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों उपलब्ध हैं तथा साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ा जा सका है। इसके पहले हम जो देखते हैं आद्य ऐतिहासिक, इसमें क्या है, जो साहित्यिक साक्ष्य मिले तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन हम ऐतिहासिक काल में देखते हैं कि जो साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं उनको क्या किया जा सकता है, उनको रीड किया जा चुका है, यानी कि पढ़ा जा चुका है उनको। तो इस कालखंड के अंतर्गत वैदिक सभ्यता के बाद से लेकर वर्तमान काल तक का संपूर्ण इतिहास शामिल किया जा सकता है। तो हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल को किस नाम से जाना जाता है, तो पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि इस काल में क्या होता है, पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी। पाषाण यानी कि पत्थर के उपकरणों की क्या थी, यहाँ पे प्रधानता थी। विद्वानों ने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण उपकरणों की उपस्थिति के आधार पर 3 खंडों में विभाजित किया गया है। तो कितने खंडों में इनको विभाजित किया गया है, तो 3 खंडों में विभाजित किया गया है। किसको? पाषाण काल को। एक पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। तो हम देखते हैं पूरा पाषाण काल की अवधि कितनी है, तो ये 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। तो इसमें देखते हैं इसमें इतिहास के उस कालखंड का अध्ययन किया जाता है जिसमें क्या होता है, मानव क्या है, पूरा पाषाण काल में मानव एक शिकारी है, वह खाद्य संग्रहक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। यानी कि मानव इसमें क्या कर रहा है, केवल अपना पेट भरने के लिए ही क्या कर रहा है, शिकार वगैरह कर रहा है। इस दौर में मानव को पशुपालन व कृषि का ज्ञान नहीं था। वो अपना पेट कैसे भरता था, वो जानवरों को मार के उनको खा के अपना पेट भरता था, और कृषि वगैरह नहीं करता था इस काल में। कब देखते हैं, पूरा पाषाण काल में। इतिहास के इस समय में मानव आग से परिचित तो था, लेकिन वह समुचित उसका उपयोग नहीं करना जानता था। यानी कि उसको नहीं पता था कि आग का उपयोग करके वो क्या क्या कर सकता है, यानी भोजन को पका के खा सकता है, या फिर ठंडियाँ होने पे क्या कर सकता है, उनसे बचाव के लिए आग को ताप सकता है। तो इन प्रकार का आग का उपयोग कैसे करना है, इनका ज्ञान क्या था, उस समय मानव को नहीं था। अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए मानव इस दौरान अनेक प्रकार के पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता है। पूरा पाषाण काल में भी मनुष्य अलग अलग समय में अलग अलग तरह के पाषाण उपकरणों का क्या कर रहा था, उपयोग कर रहा था। इसमें वो क्या करता था, पत्थर के औजार बनाता था और उनका उपयोग क्या करता था, शिकार करने में करता था, यानी कि किसी को जानवर को मारने में करता था वो। इन्हीं पाषाण उपकरणों के आधार पर इतिहासकारों ने पूरा पाषाण काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। ये कौन कौन से हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल।
कितने हैं आपको याद रखना होगा, 3 है, पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल की अवधि कितनी है, तो ये 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक है। तो निम्न पुरापाषाण काल में क्या होता है, इस दौरान मानव पाषाण उपकरणों का निर्माण करने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करता था। किस पत्थर का उपयोग करता था, क्वार्टजाइट का उपयोग करता था। इस दौरान पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए बाटिकस्म का उपयोग किया जाता था। बाटिकास्म पत्थर के ऐसे टुकड़े होते थे जो पानी के बहाव से रगड़ खाकर गोल मटोल व सपाट हो जाते थे। यानी कि जैसे कि कोई बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, अब शिकार करने के लिए क्या उसको पत्थर के औजार बनाने हैं, तो वो क्या करता था, पत्थरों को रगड़ के क्या करता था, उनको धारदार और नुकीला बना लेता था। निम्न पुरापाषाण काल के दौरान मानव के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख पाषाण उपकरणों के नाम हस्त, कुठार, विदारणी, खंडक और गांठसा था। गांठसा ऐसा बाटिकास्म होता था जिसके एक तरफ धार लगाई जाती थी, और खंडक एक ऐसा बाटिकास्म में होता था जिसके दोनों तरफ धार लगाई जाती थी। निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थलों में वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है सोहन नदी घाटी, ये किसका है, निम्न पुरापाषाण काल का स्थल है। कश्मीर, राजस्थान का थार रेगिस्तान, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में स्थित भीमबेटका, हथनौरा, उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर में स्थित बेलन घाटी, तमिलनाडु के पल्लवरम, अतिपक्कम, आंध्र प्रदेश में कर्नूल, नागार्जुन कोंडा, कर्नाटक में इसामपुर आदि शामिल थे। ये क्या हैं, ये सारे निम्न पुरापाषाण काल के स्थल हैं। इनको याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में क्या होता है, इनसे प्रश्न पूछते हैं कि कौन कौन से स्थल निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल। इसकी अवधि कितनी थी, 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक थी। इस दौरान क्या था, मानव पाषाण उपकरणों का निर्माण करने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर और चर्ट नामक पत्थरों का उपयोग करता था। पहले जो था पुरापाषाण काल, उसमें क्या इसका करता था, क्वार्टजाइट का करता था। लेकिन अब मध्य पाषाण काल में हम देखते हैं वो जैस्पर और चर्ट नामक पत्थरों का उपयोग करता है। इस दौर में आकर पासवान उपकरणों का आकार निम्न पुरापाषाण काल की अपेक्षा छोटा हो गया था। जो इसके पहले जो था निम्न पुरापाषाण काल में, इसमें क्या था, पत्थरों का आकार बड़ा होता था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल होता है तो इसमें पत्थरों का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, यानी कि वो छोटे उपकरण बनाने लगा है। इस काल में मानव मुख्य रूप से वेदनी, फलक क्या होता था, जो ऐसे छोटे करके होते हैं, ऐसे खुरचनी, खुरचनी आप लोगों ने घर पे देखा होगा, ऐसे करके होता है, लकड़ी का लगा होता है, फिर ऐसे लोहे का होता है, उसको खुरचनी बोलते हैं। जैसे मिट्टी उट्टी खोदने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पाषाण उपकरणों का उपयोग होता था। ये उपकरण मुख्य रूप से फलक पर आधारित थे। इस दौरान फलक उपकरणों की प्रधानता मिली, यानी कि छोटे उपकरणों की क्या है, मध्य पाषाण काल में प्रधानता देखने को मिलती है। इसलिए मध्य पुरापाषाण काल को एच.डी. सांकालिया ने फलक संस्कृति की संज्ञा दी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा किसने दी, तो ये एच.डी. सांकालिया ने दी है। महाराष्ट्र स्थित नेवासा, उत्तर प्रदेश स्थित चकिया, ये क्या है, ये सभी मध्य पुरापाषाण काल के स्थल हैं। आप देख सकते हैं इसमें झारखंड स्थित सिंहभूम, पलामू, गुजरात स्थित सौराष्ट्र क्षेत्र, मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका गुफाएं, राजस्थान स्थित बेड़ज, कादमली, पुष्कर क्षेत्र, थार का रेगिस्तान इत्यादि मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल थे। आप इनको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। उच्च पुरापाषाण काल देखते हैं तो इसका समय कितना है, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। तो उच्च पुरापाषाण काल के दौरान क्या होता है, पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए मानव द्वारा जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि पत्थरों का उपयोग किया जाता था। इसके पहले देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल में क्या था, वो जैस्पर और चर्ट का उपयोग करता था लेकिन फ्लिंट का नहीं करता था। लेकिन अब उच्च पुरापाषाण काल के दौरान क्या कर रहा है, वो फ्लिंट का भी उपयोग कर रहा है। इस दौरान मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाने वाले पाषाण उपकरणों का आकार मध्य पुरापाषाण काल के दौरान निर्मित पाषाण उपकरणों से अधिक छोटा हो गया। यानी कि हम देखते हैं जो निम्न पुरापाषाण काल था उसमें पत्थरों का आकार बहुत बड़ा था, यानी कितना बड़ा हो गया। फिर उसके बाद मध्य आता है तो उससे छोटा हो जाता है। फिर निम्न में देखते हैं, जब निम्न पुरा यानी कि उच्च पुरापाषाण काल आता है तो क्या हो जाता है, पत्थरों का आकार बिल्कुल छोटा हो जाता है। इस काल में
मानव फलक तक्षुड़ी पर आधारित पाषाण उपकरणों का अत्यधिक निर्माण करने लगा। आकार में छोटे होने के कारण इन पाषाण उपकरणों के उपयोग से मानव की दक्षता व गतिशीलता में वृद्धि होती गई। यानी क्या हो गया, वो अब आसानी से बैठकर दूर बैठा जो शिकार है उसको आसानी से क्या कर सकता है, शिकार कर सकता है। अब देखेंगे उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित जो स्थल थे वो कौन कौन से थे। तो महाराष्ट्र स्थित इनाम गांव व पटड़े, आंध्र प्रदेश स्थित कुर्नूल, नागार्जुनकोंडा, रेनीगुंटा, मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका, कर्नाटक स्थित सोहरापुर दोआब, राजस्थान स्थित बूढ़ा पुष्कर, उत्तर प्रदेश स्थित लोहांदा नाला, बेलन घाटी इत्यादि उच्च पुरापाषाण काल से क्या है, संबंधित स्थल है। अब देखते हैं हम मध्य पाषाण काल। वो तीनों पाषाण काल हो गए हैं, अब देखते हैं हम मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का समय कितना था, तो ये 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। तो इसमें क्या था, मध्य पाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, होडर माइकल वेस्ट्रोब ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी परीक्षाओं में पूछ सकते हैं कि मध्य पाषाण काल का जो शब्द था इसका उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये होडर माइकल वेस्ट्रोब ने किया था। तो इस काल में मनुष्य द्वारा पशुपालन की शुरुआत करी गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि किस काल में पशुपालन की शुरुआत मानव के द्वारा की गई। तो कब की गई थी, तो ये मध्य पाषाण काल में की गई थी। और मध्य पाषाण का टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, ये कितना था, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक था। इस समय तक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले पाषाण उपकरणों का आकार अधिक छोटा हो गया था। इसमें देखते हैं कौन कौन से स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो गुजरात स्थित लांगनाज व रतनपुर, कर्नाटक स्थित संगड़कुल्लू, आंध्र प्रदेश स्थित नागार्जुनकोंडा, पश्चिम बंगाल स्थित भानपुर, मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका एवं आदमगढ़, तमिलनाडु स्थित तेरी समूह, उत्तर प्रदेश स्थित मोहराना पहाड़, लेखिया, चौपानी मांडव इत्यादि क्या है, ये मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल हैं। अब हम देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड कितना था, तो ये 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक था। तो नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये जॉन लुबाक ने किया था। आप याद रखिएगा, नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जॉन लुबाक ने किया था। और मध्य पाषाण काल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ये होडर माइकल ने करा था। होडर माइकल मध्य पाषाण काल का करते हैं और नवपाषाण काल का कौन करते हैं, जॉन लुबाक करते हैं। यह काल परित परिवर्तन का काल था। यानी क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस दौरान मानव ने सबसे पहले कृषि की विविध तरीके से शुरुआत करी। यानी कि उसने पशुपालन, तो आप देखते हैं कि मध्य पाषाण काल से वो क्या करता है, पशुपालन शुरू कर देता है। लेकिन जो कृषि होता है एक सिस्टमेटिक वे में, यानी कि एक अच्छी विधिवत तरीके से शुरुआत करता है, तो वो नवपाषाण काल में शुरुआत करता है। इस दौरान क्या हो जाता है, मानव अपना घर बनाना प्रारंभ कर देता है, घरों में रहना प्रारंभ कर देता है। पहले क्या करता था, जंगलों में घूमा करता था, पेड़ उसके क्या होते थे, निवास स्थान होते थे। लेकिन उसने क्या कर दिया, अब धीरे धीरे वो स्थिर होने लगा, यानी कि वो घरों का निर्माण करने लगा और वहाँ पे रहने लगा। इस दौरान मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किया। यानी चाक आपने देखा होगा, ऐसे होता है और बीच में रख के इसको ऐसे घुमाया जाता है और इससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। और मनुष्य इस समय घुमक्कड़ जीवन त्याग कर स्थायी जीवन जीने लगा। यानी कि वो क्या हो गया, अब एक घर बना के रहने लगा, बस्तियाँ बनने लगी धीरे धीरे। इस दौरान मानव चावल, गेहूँ, कपास, रागी, कुल्थी, जौ इत्यादि विभिन्न फसलें उगाने लगा। पहले क्या करता था, मानव केवल शिकार पर निर्भर रहता था, यानी केवल मांसाहारी था, मांस खाता था। लेकिन अब मानव क्या कर रहा है, कृषि कर रहा है और नौ देखते हैं आप कितने प्रकार की फसलें उगाता है, वो 9 प्रकार की फसलें उगाता है। इस दौरान मनुष्य मुख्यतः छेनी, कुल्हाड़ी, बसुले इत्यादि विभिन्न पाषाण उपकरणों का इस्तेमाल करता है। यानी कि वो जो खेती में उपयोग होने वाले उपकरण हैं उन्हीं का उपयोग करता है। इस दौरान तेजी से हुए परिवर्तनों के कारण मनुष्य का जीवन क्या होता है, अपेक्षाकृत काफ़ी आसान हो गया था। यानी वो पहले जंगलों में भटका करता था, उसको खाने को शिकार मिल रहा है तो उसका पेट भर रहा है, नहीं तो नहीं भर रहा है। लेकिन अब क्या कर रहा है, वो एक सिस्टमेटिक वे में एग्रीकल्चर कर रहा है, कृषि कर रहा है, उसको खाने के लिए अनाज मिल रहा है, वो घर पे रह रहा है, आराम से सुकून से सो रहा है। तो क्या हो गया था, इस समय क्या हो गया था, मनुष्य का जीवन काफ़ी आसान हो गया था। इस दौर तक मनुष्य ने आग का उपयोग करना सीख लिया था। यानी कि अब मनुष्य को क्या हो, इसका ज्ञान हो गया था कि आग का उपयोग किन किन चीज़ों में किया जा सकता है, खाने को पकाने में किया जा सकता है
और अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, आग का उपयोग कर सकते हैं। यानी इस समय क्या हो गया था, मनुष्य को ये ज्ञान हो गया था कि वो आग का उपयोग कैसे करें। इसलिए गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी। तो ये आप देखेंगे काफ़ी उसमें एग्जाम में पूछा भी गया है कि नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा किसने दी थी, ये गार्डन चाइल्ड ने दी थी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आपको, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो मैं लगातार बनाती रहूँ हिस्ट्री के, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।